जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 27 देखेंगे, जिसमें हम लोगों को न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ना है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम छोटा टॉपिक है, केवल एक टॉपिक है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो बस हम लोग इसके बारे में जानना है, इसका एक बेसिक चीज़ों को याद रखना है, इतना ही है इसमें। लगभग 5 मिनट से ज़्यादा हम लोग इसमें समय नहीं देंगे, क्योंकि आगे और भी जो हमारे जो चैप्टर हैं उसमें जिसमें जितना ज़्यादा समय लगेगा उस हिसाब से हम लोग उसमें समय देंगे। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है कि जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका का सबसे मतलब एक तरीके से मूल ढांचा तो यही है, मूल ढांचा के अंतर्गत ये शामिल है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन जो न्यायपालिका है ना, इसका भी एक ये भी एक अलग शक्ति है उसका। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है ये न्यायपालिका का। तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए न्यायिक समीक्षा के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो न्यायिक समीक्षा का विकास जो हुआ अमेरिका से हुआ। ठीक है, और हमारे संविधान में संविधान से ही ठीक है न्यायपालिका को ये शक्ति मिलता है न्यायिक समीक्षा करने का। हम लोग इसको समझते हैं, पहले थोड़ा सा मैं समझाता हूँ यहाँ पे, हम लोग आगे भी और भी देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है। बस इतना ही जानना ही है, इतना ही छोटा सा टॉपिक है ये जो 27 है ना वो। देखिए न्यायिक समीक्षा का मतलब ये है कि मान के चलो, ठीक है, न्यायपालिका का मतलब उच्चतम न्यायालय। ठीक है, न्यायालय को ये शक्ति मिला हुआ है। ठीक है, पूरा न्यायालय आएगा इसमें। न्यायालय को ये अलग से एक शक्ति मिला हुआ है कि यदि उसे लगता है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यानी कि संसद किसी भी प्रकार का कानून बनाती है या कोई भी ऐसा कार्य करती है जिसमें न्यायालय को ये फ़ील होता है। ठीक है, न्यायालय ही तो है ना मेन हमारे संविधान के रक्षक। तो अगर न्यायालय को ये फ़ील हो गया, ठीक है, ऐसा लगता है कि सरकार जो भी काम कर रही है या जो भी रूल बना रही है, वो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय खुद उसकी समीक्षा करेगी। उस रूल की, उस कानून की, उस कार्य की समीक्षा करेगी। और यदि न्यायालय को ये लगता है कि ये जो कार्य है सरकार का, ये कार्य संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वो ऐसे इस तरीके के कानून या कार्यों को रोक देगी। ठीक है, उसको समाप्त कर देगी। ये इस ये जो शक्ति है, इसी शक्ति को न्यायालय की न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से आसानी से ये चीज़ समझ में आ गया। बस इतना ही हम लोग को इसमें जानना था। अब थोड़ा बहुत जो 1-2 टॉपिक जो है जिसको हम लोग को याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो न्यायिक समीक्षा है वो उसको मूल ढांचे के अंतर्गत रखा जाता है। अब याद रखना, हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि संविधान का एक मूल ढांचा होता है। ये जो सिद्धांत है केशवानंद भारती 1973 के जो मामला हुआ था, उस समय ये मूल ढांचे का सिद्धांत आया। मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये था कि संविधान के अंतर्गत कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको कोई भी किसी भी हालत में संसद चेंजेस नहीं कर सकती, क्योंकि वो संविधान की एकदम आत्मा है, समझ लो। ठीक है, उस संविधान का एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर उसमें छेड़छाड़ कर दिए तो पूरा हमारा संविधान चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये एक सिद्धांत मिला था केशवानंद भारती मामला में कि एक मूल ढांचा होगा जिसके अंतर्गत कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो कि किसी भी हालत में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन करके भी उसमें कटौती नहीं किया जा सकता, ना ही उसको हटाया जा सकता है। तो ये मूलभूत ढांचा जो है वो समझ में आ गया आपको। तो ये जो है न्यायिक समीक्षा जो है ना, वो मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद से न्यायिक समीक्षा का जो अर्थ है, वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होगा। ठीक है? किसी भी प्रकार का जो भी अधिनियम है, वो सारे अधिनियम यदि कार्यपालिका हम लोग जो जो सरकार बोल रहे हैं, कार्यपालिका संवैधानिकता की किसी भी प्रकार से अगर काम करती है, उसमें क्या करेंगी, संविधान से रिलेटेड न्यायपालिका जो है, वो जाँच करेगी किसकी? कार्यपालिका का। यानी कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो न्यायपालिका है, उसका जाँच करेगी। उसमें अगर किसी भी प्रकार से
प्रॉब्लम दिखता है, लगता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको हटा सकती है, अवैध घोषित कर सकती है या असंवैधानिक, अमान्य घोषित कर सकती है, ठीक है? देखिए उसके बाद से सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ यही है, जो मैं आपको बहुत आसानी से आसान भाषा में आपको जो मैं समझा दिया, बस वही चीज़ है, उसी को बस आप ध्यान रखना। इसमें बस इतना ही टॉपिक है, ठीक है? इसमें हम लोग अब ज़्यादा समय नहीं देंगे। जो चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें हम लोग ज़्यादा समय देंगे, ठीक है? देखिए अब थोड़ा-सा हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यायिक समीक्षा का महत्व क्या है? हम लोग तो अच्छे से जान ही गए हैं कि क्यों न्यायिक समीक्षा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा जो अपना किताब में दुआ दिया हुआ है उसको भी हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, यानी कि ये तो ज़रूरी होना ही चाहिए ना कि अगर न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं मिलेगी, तो सरकार या कार्यपालिका कोई भी ऐसा काम कर सकती है। ये कैसे पता चलेगा कि हाँ, जो काम कर रही है वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है? हो सकता है संविधान में किसी बड़े ढाँचे में भी कोई चेंजेस कर दे, तो वो कैसे पता चलेगा? एक ही तो है ना, जो न्यायपालिका है यानी कि जो न्यायालय है, संविधान को उससे अच्छा तो और कोई नहीं जानेगा। तो उसके पास ये शक्ति तो होना ही चाहिए। तो इसलिए ये शक्ति का महत्व ये है कि जो न्यायपालिका है, उसको ये शक्ति मिल जाता है, तो क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। ठीक है? तो इसलिए इसका महत्व है। संघीय संतुलन, केंद्र राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है? क्योंकि मूल ढाँचा के अंतर्गत हमारा संघीय व्यवस्था भी है। इस प्रकार से ऐसा नॉर्मली इसको भी हम लोग समझते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में अपना-अपना शक्तियों का विभाजन है, ठीक है? तो अगर केंद्र इस पे कुछ ऐसा दबाव डालने लग जाए या राज्य कुछ ऐसा काम करने लग जाए, तो इस तरीके का यदि किसी भी प्रकार से असंतुलन होता है, तो उसको कैसे कौन बताएगा कि हाँ, ये जो है ये कार्य गलत है, जो ये कानून बना है ये गलत है, ये अगले पे दबाव दे रहा है या फिर जो भी इस तरीके का काम। तो वो भी क्या होता है, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का महत्व ये भी है, ठीक है? कि जब न्यायालय उसकी समीक्षा करती है, तो कहीं न कहीं एक तरीके से संघीय संतुलन भी बना रहता है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भी ज़रूरी है। समझ गए ना? देखिए है ना कि कोई ऐसा कानून जब बन जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि मूल अधिकार जो है वो थोड़ा-सा खतरे में है। लोगों का जो मूल अधिकार है, ये जो कोई एक रूल बना है, जो सरकार बनाई है, वो क्या है, थोड़ा-सा उसमें ऐसा लग रहा है कि नागरिकों का जो मूल अधिकार है वो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा-सा दबाव पड़ रहा है। तो ऐसा जब न्यायालय इसकी समीक्षा करती है ना और इस तरीके से उसको लगता है, तो क्या करती है, तुरंत उसको असंवैधानिक घोषित कर देती है या फिर हटा देती है, ठीक है? तो ये भी न्यायिक समीक्षा का महत्व है, ठीक है? देखिए अभी हम लोग थोड़ा-सा याद रखेंगे, इसमें कुछ-कुछ बातें भी याद रखना हम लोग को ज़रूरी है कि जो न्यायिक समीक्षा है ना, न्यायिक समीक्षा में कुछ-कुछ अनुच्छेद है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसको आप याद में रखेंगे, ठीक है? देखिए संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का उपयोग कहीं न कहीं हुआ है, तब भी कतिपय अनुच्छेदों के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है? ये प्रावधान ऐसे हैं कि सबसे पहला आपको अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 13, ठीक है? 13 क्या कहता है? ये घोषणा करता है कि सभी कानून मूल अधिकारों के संगति रहें या उनके अपकर्षण ये या फिर करते हैं, निरस्त माने जाएँगे। अनुच्छेद 13 आपको याद रखना है, हम लोग जब इसमें मूल अधिकार में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय भी हम लोग इसको देखे थे। तो देखिए, एक एक परफेक्टली ऐसा कहीं पे भी शब्द का उपयोग नहीं हुआ है कि संविधान में हमारे ऐसा शब्द का उपयोग नहीं हुआ है कि न्यायिक समीक्षा करेगी या इस तरीके से न्यायिक समीक्षा वर्ड का भी उपयोग कहीं भी बातें नहीं लिखी गई हैं, ठीक है? लेकिन कुछ-कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनसे खुद ब खुद न्यायालय को ये शक्ति मिल जाती है, जैसे कि अनुच्छेद 13। तो 13 में ये बात है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कानून है जो कि मूल अधिकार को थोड़ा-सा भी कमी करती है, उसके संगति में आती है, मतलब कुछ भी थोड़ा-सा भी उसमें समस्या उत्पन्न करती है, तो वो क्या हो जाएगी? निरस्त मानी जाएगी। तो ये एक पहला आपको याद रखना है, अनुच्छेद 13, ठीक है?
इसमें क्या है ना, ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना, यहाँ से न्यायपालिका को शक्ति मिलता है। न्यायपालिका मतलब जितने भी न्यायालय हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के नागरिकों के अधिकार की गारंटी करता है। यानी कि ये भी कहीं न कहीं न्यायिक समीक्षा से, तो यहाँ से भी एक तरीके से न्यायालय को ये शक्ति मिलती है कि किसी भी प्रकार के कानून का समीक्षा कर सके। क्योंकि जब अगर कोई भी सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो मूल अधिकार है, उसका जो गारंटर है वो हमारा न्यायालय है, ठीक है? तो जब भी किसी को ऐसा, किसी भी नागरिक को ये लगता है कि मेरे मूल अधिकार में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है किसी कानून से, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली न्यायालय चला जाता है। तो न्यायालय चला गया मतलब क्या होगा, अब न्यायालय उसकी समीक्षा करेगा जिससे उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो सही में ऐसा होता है कि हाँ ये इसमें जो कानून है वो क्या कर रहा है, संविधान को किसी न किसी तरीके से कम कर रहा है, जो संविधान में जो हमारा मूल अधिकार है उसमें प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, ठीक है? तो वो क्या करेगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये अधिकार मिल जाएगा तो उसको वो कानून को निरस्त कर सकता है। तो ये न्यायिक समीक्षा, इससे भी थोड़ा-सा शक्ति मिल गया। उसके बाद से अनुच्छेद 131, इसमें देखिए केंद्र, राज्य तथा अंतर-राज्य विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित करता है। हम लोग मूल क्षेत्राधिकार अभी पढ़े थे ना, जस्ट इसके 26 जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखे थे मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है? मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हम लोग जाने थे उस समय कि मूल क्षेत्राधिकार में केवल और केवल ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होगा, और इसमें क्या-क्या रहेंगे, जितने भी राज्य हैं, राज्य केंद्र हैं, इस तरीके की जो विवाद होंगे वो क्या होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएँगे। लेकिन हम लोग कुछ और भी देखे थे। हम लोग उसमें ये भी देखे थे कि कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना? उसमें देखे होंगे कि जो जल से रिलेटेड विवाद है, इस तरीके का जो अधिकरण खुद अलग से बनता है, तो वो किसी राज्यों के बीच में भी अगर विवाद हो जाता है तो वो क्या उसमें न्यायालय नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसका एक अलग से अधिकरण बना हुआ है और उसका जो फैसला होता है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के बराबर होता है। तो हम लोग देखे हैं यहाँ पे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 131, ठीक है? लास्ट है ये हमारा, और यहाँ पे 3 अनुच्छेद को थोड़ा-सा याद रखना है। अनुच्छेद 132 जो है, इसको आप याद रखेंगे। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। हम लोग इसको पढ़े थे, ठीक है ना? इसको भी हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे न्यायालय में। न्यायपालिका जो हम लोग पढ़ रहे थे 26, ठीक है? अपीलीय क्षेत्राधिकार कहाँ है? जो न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार वो है अनुच्छेद 132, ठीक है? अनुच्छेद 133 में क्या है? सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी अधिकार मिला हुआ है न्यायालय को। और उसके बाद से अनुच्छेद 134, तो याद हो जाएगा ना, 32, 33 और 34। ये है अपना आपराधिक मामलों में, ये है सिविल मामलों में, और एक है क्या है? ये संवैधानिक मामलों में। तो ये आपको याद रखना है, 132, 33 और 34, इससे भी क्या है, न्यायालय को कहीं न कहीं न्यायिक समीक्षा की शक्ति यहाँ से भी मिलती है। और साथ ही 13, 32 देखिए 13, 32, 131, 132, 133, 134, तो आपको बस यहाँ सब में 3 आ रहा है ना? तो अच्छा है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है? 13, 32 फिर 131, 32, 33, 34, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। ठीक है? तो इसमें हम लोग को बस इतना ही समझना था। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर देखेंगे, तो फिर उसमें फिर अब अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।